तबलीगी जमात के मरकज निजामुद्दीन की मस्जिद बंगलावाली को मुकम्मल खोलने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। शब बारात के मौके पर इबादत के लिए खोला गया था, लेकिन बाद में दोबारा बंद कर दिया गया। दिल्ली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर कलीमुल हफीज ने दीगर मज़ाहिब की इबादत गाहों की तरह मरकज को भी खोलने का मुतालबा किया। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए दिल्ली इमाम सदर ने कहा कि जब तमाम मजहबी मकामात खोल दिए गए हैं तो मरकज को भी खोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी और दिल्ली पुलिस इस मामले में मुसलसल रुकावटें खड़ी कर रही है। कलीमुल हफीज ने कहा कि मरकज वो जगह है जहां से भाईचारे का पैगाम मिलता है, दुआ की जाती है, गैर मुल्कियों की आमद से मुल्क की मईशत को फ़ायदा पहुंचता है। इसलिए दिल्ली पुलिस और मरकजी हुकूमत को तबलीगी मरकज के बारे में नरमी बरतनी चाहिए। तबलीगी जमात मरकज़ शब बारात के लिए खुला और फिर बंद कर दिया गया। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर कलीमुल हफीज़ साहब। कलीम साहब, आप लोग मांग कर रहे हैं कि मरकज़ को पूरी तरीके से खोल दिया जाए, क्या कुछ चीज़ें हैं? मरकज़ में जहाँ इबादत होती है, ख़ास तौर से मुसलमानों में नमाज का माहौल बनाने के लिए कोशिश और फ़िक्र पे काम होता है, तो ऐसी जगह तो फ़ौरन खुल जानी चाहिए। दिल्ली में जब सारे बाज़ार खुल गए, इबादत गाहें खुल गई, मंदिर मस्जिद सब खुल गए और यहाँ तक कि शराब खाने खुल गए, सिनेमा हॉल खुल गए, वहाँ पे कश्मीर फाइल जैसी नफ़रत अंगेज़ मूवी दिखाई जा रही है, तो आखिर तबलीगी जमात का मरकज़ बंद क्यों? लेकिन ये जिस तरीके से ये पूरा मामला अभी तक अदालत में है और जब तक ये फाइनल नहीं होगा तो आप कैसे कह सकते हैं कि इसको जो है पूरी तरीके से खोल दिया जाए? देखिए, अदालत में क्यों है? अरविंद केजरीवाल ने एफआईआर और मरकज़ को बंद कराने की रिकमेंडेशन की और भारतीय जनता पार्टी ने उसमें ताला लगवाया, इसलिए तो बंद है। और अब वो खुल क्यों नहीं रहा है? चूँकि अदालत में दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पूरे रोड़े अटका रही है, तरह तरह की शराइत लगाती है, कोर्ट को ये बात कहती है कि साहब इसके खुलने से कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार अपना वकील तक नहीं खड़ा कर रही और दिल्ली सरकार मूक दर्शक बन के सिर्फ मजे ले रही है। आप दिल्ली सरकार को कह रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार का जो एक इदारा है दिल्ली वक्फ बोर्ड उसमें इस पूरी लड़ाई को लड़ रहा है और उसी ने ये 24 घंटे के लिए जो मरकज़ खुला है शब बारात का, या पिछले साल खुला था, उसी ने खुलवाया था। नहीं, दिल्ली वक्फ बोर्ड तो मुसलमानों का इदारा है। दिल्ली वक्फ बोर्ड अगर अपने वकील खड़े कर रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो उसका कस्टोडियन है मस्जिद का। सवाल है कि आखिर अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की सरकार क्या कर रही है? क्या कोई दिल्ली सरकार का वकील खड़ा हुआ? अरविंद केजरीवाल बिल्कुल बीजेपी की लाइन पर काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मरकज़ बंद रहे, वो उन्हीं के रिकमेंडेशन पे ये सारा काम हुआ है। आज मरकज़ के खुलने से किसको नुकसान है? अगर मरकज़ खुल जाएगा तो अमन मोहब्बत का पैगाम हिंदुस्तान में जाएगा। इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये मांग है कि मरकज़ हमेशा के लिए खोल दिया जाना चाहिए और दूसरी जो सरगर्मियां दिल्ली में हो रही हैं उसी तरीके से मरकज़ की भी सरगर्मियां होंगी। अगर कोई कोरोना बाद में कोई लहर आती है या कुछ और पाबंदियां होती हैं तो मरकज़ पर लगाई जा सकती हैं, लेकिन इस वक्त पूरी दिल्ली खुली हुई है। तो मांग अब तेज़ हो गई है कि मरकज़ को पूरी तरीके से खोल दिया जाए। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुंबई में मुख्तलिफ मिली तंजीमों के नुमाइंदों के साथ जमात इस्लामी हिंद के अमीर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने मुलाकात की और हालात हाजरा पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर अमीर जमात ने कहा कि मुसलमानों को मौजूदा हालात के तनाजुर में मायूस नहीं होना चाहिए। तारीख गवाह है कि मुसलमान सख्त तरीन हालात में भी साबित कदम रहे हैं, यही उनकी शनाख्त है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को हिकमत अमली का रास्ता अपनाना चाहिए। सादतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि मिली तंजीमों के साथ मुनक्किद होने वाली मीटिंग किसी खास मकसद के लिए मुनक्किद नहीं की गई है। दौरे पे आए हुए हैं, उस मौके पे जहां भी हम जाते हैं लोगों से मुलाकात करते हैं, उसी सिलसिले की ये मुलाकात है। इस वक्त जो मुल्क के हालात है वो सबके सामने हैं, तो उस तनाजुर में क़ानून को मद्देनज़र रखते हुए मोहब्बत के पैगाम को किस तरीके से आम किया जाए, नफ़रत के माहौल को कैसे ख़त्म किया जाए, और उम्मत इस्लामिया हिंदिया एक बहुत बड़ी आदत में है, बहुत बड़ी तादाद में है, करोड़ों में इनकी जो है तादाद है यहाँ पर। तो उनके मसाइल को, चाहे वो मिली मसाइल हो, चाहे वो तालीमी और समाजी मसाइल हो, उसको कैसे हल किया जाए,
इस फ़िक्र को लेकर यहाँ पर ये अहबाब जमा हुए थे और बहुत उम्मीद है कि इसके बहुत मुस्बत, पॉजिटिव और अच्छे नताइज सामने आएंगे। ये मीटिंग आम मीटिंगों से थोड़ी सी अलग लगी क्योंकि काफ़ी ज़रूरी बातें सामने आई हैं। जो अक्सर उलमा इकराम ने और NGOs के जो हेड ने जो बात की, वो मुसलमानों के अंदर जो इस वक्त तशवीश है, जो डर है, जो फ़िक्र है ना, उसके ऊपर बात हुई है। और जो अमीर जमात है, जमात इस्लामी के, उन्होंने बहुत अच्छी आखिर में एक बात रखी कि सबसे पहले हमको प्रायोरिटी पे मुसलमानों में जो इनसिक्योरिटी और डर है, यानी जो डर और अपना लैक ऑफ नॉलेज, यानी सारी चीज़ों, उसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए ताकि आवाम में, मुसलमानों में डर का माहौल कम हो जाए और कुछ करने का हौसला बढ़े। और हालात कुछ भी हो, अगर हम लोग खड़े होंगे तो मुल्क के अंदर पॉजिटिव वेव्स शुरू होंगी और मुल्क के अंदर ऐसी तब्दीलियाँ आएंगी जिसमें हर आम इंसान, गरीब इंसान को भी उसका भला हो सकता है। ठीक है, कभी कोई पार्टी इलेक्शन जीतती है, कोई पार्टी इलेक्शन हार भी जाती है, पार्टियाँ आती हैं जाती रहती हैं, लेकिन मुल्क की आवाम सबसे इम्पोर्टेंट है। ये देश हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। इस देश के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए हम सब की ज़रूरत है कि हम सब मिल के रहें और हम सब मिल के आगे बढ़ें। इसमें हमें कोई डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। चाहे मुस्लिम समाज हो या कोई भी समाज हो, दलित भाई हो हमारे या किसी भी समाज के लोग हैं। इस मुल्क के हिंदू भाई भी बहुत अच्छे हैं। मेजॉरिटी हमारे हिंदू भाइयों की ऐसी है जो मुसलमानों के साथ अच्छा रिलेशन रखते हैं। जिला निजामाबाद के बोधन में दो ग्रुप्स में तसादुम हुआ है। बोधन शहर के अंबेडकर चौराहे पर गैर कानूनी तरीके से छत्रपति शिवाजी का पुतला नस्ब करने पर यह झगड़ा शुरू हुआ। एक ग्रुप ने शिवाजी के पुतले को नस्ब करने की मुखालफत की तो कुछ तबकात का कहना है कि मसरूफ तरीन इलाके में शिवाजी का पुतला लगाकर मसाइल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए उन्होंने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया था, जबकि दूसरा ग्रुप शिवाजी के पुतले को नस्ब करने की तायद में है। इस दौरान दोनों ग्रुप्स आपस में भिड़ गए। हालात कशीदा होते देख पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस के मुताबिक पथराव के बाद आंसू गैस के शेल दागे गए। पूरे इलाके में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। अलीगढ़ में मुख्तलिफ कॉलेजों में गुज़श्ता दिनों हिजाब की वजह से लड़कियों को वापस लौटाए जाने का मामला सामने आया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबे दीनियात के उस्ताद डॉक्टर रेहान अख्तर कासमी ने इस वाक़े पर सख्त तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रियासत में दूसरी मरतबा योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने जा रही है और हुकूमत में सबका साथ सबका विकास के नारे पर अमल होना चाहिए। हुकूमत को ऐसे तमाम मामलों में फौरी मदाखलत करनी चाहिए, साथ ही लड़कियों को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम कराना चाहिए। इस तरह की तानो तशरीह, टिप्पणी या उनको कॉलेज से निकालना, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल संविधान इसकी कतई इजाज़त नहीं देता है और लड़कियों को पूरी आज़ादी होनी चाहिए उनको पहनने की, ओढ़ने की। आप ये देखिए, जहाँ भी वो जाती हैं, जिस कॉलेज में भी जाती हैं, उसका जो ड्रेस रहता है वो उसको फॉलो करती हैं और बाकायदा वो ड्रेस ही में रहती हैं। लेकिन जो उनके हिजाब का जो पर्दा होता है, जो फेस को वो सर से ढाके रहती हैं, वो उनकी अपनी आइडेंटिटी होती है। तो मैं समझता हूँ कि संविधान इसकी इजाज़त देता है, कानून इसकी इजाज़त देता है, लिहाजा इसको कोई रंग और रूप देने से लोगों को परहेज करना चाहिए। कोरोना की वजह से थम सी गई जिंदगी अब रफ्तार पकड़ रही है। पल्स पोलियो मुहिम के तहत 5 साल से कम उम्र के बच्चों को लगातार खुराक दी जाती रही है, मगर गुज़श्ता 1 साल से वायरस की वजह से इस मुहिम को रोक दिया गया था। आज फिर से इस मुहिम की दोबारा शुरुआत की गई। मुरादाबाद में भी 20 मार्च से पल्स पोलियो मुहिम की दोबारा शुरुआत की गई। मुहिम के दौरान तकरीबन 6 लाख बच्चों को खुराक दी जाएगी। मुरादाबाद के अंबिका प्रसाद इंटर कॉलेज से इस मुहिम की शुरुआत की गई। जिला मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार ने मुहिम की शुरुआत की और बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि 20 मार्च से 28 मार्च तक इस मुहिम को चलाया जाएगा। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो इस मुहिम में ताउन करें। देखिए, आज 20 तारीख से पोलियो का अभियान शुरू होकर के 28 तक चलेगा और हम लोगों का टारगेट है कि अपने जनपद के 6.5 लाख घरों को हम कवर करेंगे और 6.5 लाख घरों में लगभग 5.5 लाख बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का हम लोगों का टारगेट है। और हम लोगों का लक्ष्य यही है कि हर बच्चे तक हम पहुंचे और उसको जो इस एज ग्रुप में आते हैं उनको हम पोलियो का ड्रॉप पिलाएं। और मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि इसमें सहयोग करें और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारा मुल्क इस समय पोलियो मुक्त है और इसको आगे भी हम लोग पोलियो मुक्त रख सकें। इसके लिए इस अभियान में सभी लोगों का सहयोग चाहिए और मुझे उम्मीद है कि जनपदवासी हमें पूरा सहयोग। मैं अपने बच्चे के लिए दवाई पिलाने आई हूँ, पोलियो की दवाई। मैं यही कहना चाहूँगी कि दूसरे माँ बाप भी बच्चों को लाएं अपने
और दवाई पिलवाएं पोलियो की, तो इससे बच्चे की सेहत बनी रहती है। ये संदेश देना चाहेंगे कि बच्चों को अपने जिम्मेदारी से इस काम को करवाएं। ये बहुत ज़रूरी है। बच्चे कल को अगर बच्चों की बात हो जाती है तो बच्चे के ऊपर पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है इसकी। हिंदुस्तान में कैंसर के मरीजों में गैर मामूली इजाफा हो रहा है। बिलखुसूस खवातीन और नई नस्ल की बच्चियों में ब्रेस्ट कैंसर बहुत तेजी से पनप रहा है। यह कहना है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के मारूफ मुआलिज व सर्जन प्रोफेसर मोहम्मद असलम ने का। इंसानी जिंदगियों के तौर पर तरीक़ों में आ रही तब्दीलियों और ख़ानदान में पहले किसी को हुए कैंसर के मामलों में लोगों को ज़्यादा संजीदा रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है कि कैंसर ऐसे लोगों में ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है जिनके लाइफस्टाइल में ज़्यादा तब्दीलियां आ रही हैं। देखिए, इंडिया में ये जो हम लोग कैंसर के केसेस ज़्यादातर देख रहे हैं, और ख़ास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर के, तो इसमें एक तो ये कि अब लोग जो हैं पहले से ज़्यादा अवेयर हो गए हैं और बहुत से फैमिलीज़ में कैंसर रन करते हैं। तो इसलिए बहुत सी जो फीमेल्स हैं उनको, जिनके यहाँ ख़ास तौर पर देखा जाता है कि कोई किसी को कैंसर हुआ है, फैमिली हिस्ट्री कोई कैंसर की है या किसी फ्रेंड को कैंसर हुआ है, तो वो थोड़ा बहुत अवेयर हो जाते हैं। लेकिन बहुत तेज़ी से अब ये लोअर एज ग्रुप में कैंसर डेवलप हो रहा है फीमेल्स के लिए, और उनके लिए बेस्ट ये है कि जिन लोगों की फैमिली में कैंसर है, जो लोग डाइट का ख्याल नहीं कर सकते, जो लोग प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उन लोगों को एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उस स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स के तहत उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। ये हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, ख़ास तौर पे हाई रिस्क ग्रुप की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, जिसमें ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन होता है, जिसमें रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन होते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के रियासती सदर डॉक्टर मसूद अहमद के जरिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी पर लगाए गए इल्जामात को पार्टी के ही सीनियर लीडर खालिद मसूद ने बेबुनियाद करार दिया। खालिद मसूद ने कहा कि डॉक्टर मसूद को पार्टी ने टिकट नहीं दिया, इसलिए अब इंतखाबात के बाद इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लीडर जयंत चौधरी पर पैसे लेकर टिकट देने के तमाम इल्जामात बेबुनियाद है। डॉक्टर मसूद साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया है और जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है वो सरासर गलत है। मैं एक जिम्मेदार के हैसियत से ये कह सकता हूँ कि डॉक्टर मसूद टांडा से चुनाव लड़ना चाहते थे, टिकट मांग रहे थे गठबंधन से। और गठबंधन के अंदर तो सीटों का एडजस्टमेंट होता है, किसी को टिकट मिलता है, कोई सीट मिलती है, कोई सीट नहीं मिलती है, और टिकट मांग रहे थे। जब जैन जी ने संगठन भंग कर दिया, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष कमेटी भंग कर दी, उसके बाद वो इल्ज़ाम इस तरीके से लगा रहे हैं, इस्तीफ़ा दे रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब से ये भी पूछना चाहता हूँ कि अगर जो उन्हें कोई शिकायत थी या इस तरीके से सोच रहे थे, तो उन्हें इस्तीफ़ा उसी वक्त देना चाहिए था जब चुनाव चल रहा था, जब टिकट का बंटवारा हुआ था, उस वक्त उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तब उन्होंने क्यों नहीं इस्तीफ़ा दिया? गाजियाबाद के थाना साहबाबाद इलाके में चोरी का एक वाकया पेश आया। कुछ चोरों ने मकामी ताजिर के घर में घुसकर नकदी समेत तकरीबन 17 लाख रुपए का साजो सामान लेकर फरार हो गए। गिरफ्तारी के डर से चोरों ने सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ डाला। पुलिस और फॉरेंसिक टीम वाकई के मकाम से सबूत जमा करने में मसरूफ है। घटना घटने मैं रहता हूँ संजय कॉलोनी अर्थला, मौजूद में यहाँ नहीं था, गांव गया हुआ था इस टाइम। और होली पे खोटे त्योहार की वजह से हम गांव गए थे, मेरे भाई ख़त्म हो गए थे। और मैंने जब सवेरे मेरे पास फ़ोन गया था कि ऐसे ऐसे तुम्हारे घर का ताला टूटा हुआ है, दूध देने आया था घर पे, तो उसने मेरे साले से बताया कि ऐसे ऐसे बात है कि घर पे तुम्हारा ताला टूटा हुआ है। उन्होंने मेरे को बताया, तब मेरे को पता लगा करीबन 16-17 लाख रुपए करीब बैठेगा। अमरावती के रुकन पार्लियामेंट नवनीत राणा और उनके शौहर रवि राणा इन दिनों आदिवासियों के साथ होली मनाने के लिए मेलघाट के दौरे पर हैं, जहां दोनों ने आदिवासियों के साथ होली मनाई और होली की पूजा की। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट नवनीत राणा आदिवासियों के साथ रिवायती डांस करते नजर आए। नवनीत राणा ने बच्चों के लिए पुष्पा फिल्म का डायलॉग भी कहा, जो सोशल मीडिया पर खूब गश्त कर रहा है। गीत नाम सुन के क्या लगा? फ्लावर हूँ? फ्लावर नहीं, फायर। क्या? फायर। नवनीत नाम सुन के क्या लगा? फ्लावर है? फ्लावर नहीं, फायर है। क्या? फायर।
एसोसिएशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स के जरिए कोरोना कहर में माली मुश्किलात से परेशान लोगों को कारोबार शुरू करने के लिए कार खैर के नाम से शुरू की गई मुहिम की इफादत अब सामने आने लगी। कार खैर के तहत माली मुश्किलात को दूर करने और कारोबार शुरू करने के लिए बगैर किसी इंटरेस्ट के माली मदद दी जाती है ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सकें। एसोसिएशन का कहना है कि समाज के निचले तबके के लोगों को बैंकों के जरिए न सिर्फ मामूली रकम के लिए भी सूद की बड़ी रकम अदा करना होती है और सभी की बैंक तक रसाई भी नहीं होती। क्या मकसद है इसके बारे में? देखिए, हम लोग ने मेंबर्स बना रखे हैं और वो मेंबर्स हमको 500 रुपये और 1000 रुपये देते हैं और वो हम पैसा जमा करके ज़रूरतमंद लोग जो कुवैत के अंदर अपनी बिज़नेस को तबाह कर चुके हैं और उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो दोबारा बिज़नेस करने के लिए खड़े हों, उनको बतौर उधार हम ये पैसा देकर और चाहते हैं कि वो किसी काम से लग जाएं और फिर से वो कमाने लगे और उनकी फैमिली खुशगवार हो रहे। ये पिछले 10-12 महीने से हम काम कर रहे हैं और अभी तक हम 20-22 लाख रुपया लोगों को बांट चुके हैं। तो मैं तो बहुत सालों से इस बात पे कर रहा हूँ कि लोगों को कुछ हुनर सिखा दिया जाए, कुछ उनकी मदद की जाए ताकि वो बजाय जॉब सीकर के जॉब क्रिएटर बन जाएं, खुद भी काम करें, अर्न करें और अगर थोड़ा बढ़ जाए तो 1-2 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हैं। इसलिए मैं बहुत खुशी आया, मुझे बड़ी खुशी है कि ओवैस साहब ने और उनकी टीम इस एरिया में काम कर रही है और लोगों की मदद कर रही है। बज़्म दानिश के ज़ेर एहतमाम भोपाल में एजाज़ी तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में भोपाल के कोहनमश्क शायर और मध्य प्रदेश उर्दू राब्ता कमेटी के सदर डॉक्टर यूनुस फरहत को सलीम दानिश एजाज से सरफराज किया गया, जबकि भोपाल के समाजी कारकुन नकी सिद्दीकी को कोरोना कहर में उनके गिरा कदर खिदमात के एतराफ़ में उन्हें भी सलीम दानिश एजाज से सरफराज किया गया। का प्रोग्राम बज़्म दानिश की जानिब से मुनाकिद किया गया है। ये एक शेरी और एजाज़ी नशिस्त है। आज हम बुनियादी तौर पर सलीम दानिश, जिनके नाम से ये तंजीम है, मुजाहिद आज़ादी के तौर पर जिन्होंने उर्दू के बका के लिए अपनी ज़िंदगी में लगातार काम किया और उनके इंतकाल के मौके तक वो सरगर्म रहे उर्दू को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें याद करेंगे। और इसके साथ साथ ही हम डॉक्टर फरहत साहब और नकी साहब का एजाज़ भी करेंगे। डॉक्टर फरहत साहब उस्ताद शायर हैं और उर्दू के मायानाज शुअरा में इनका शुमार है। मुरादाबाद में समाजी और तालीमी तंजीम गज़ल अकेडमी की जानिब से होली के रंग मैकश के संग उन्वान से एक अजीमुशान मुशायरा और कवि सम्मेलन का इनेकाद किया गया। ये महफिल अमरोहा के मशहूर और मारूफ शायर मैकश अमरोही को एहतराम पेश करने के लिए मुनक्किद की गई। इस महफिल मुशायरा और कवि सम्मेलन में मुरादाबाद और अमरोहा के मशहूर शुअरा और कवियों ने शिरकत की। इसकी सदारत अमरोहा से आए डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी ने की। इस दौर में होली के रंगों में जो कौमी एकता के रंग नजर आते हैं वो अपनी एक बहुत बड़ी हैसियत रखते हैं। असल में ये एकता का, प्यार का, इंसानियत का एक पैगाम है होली त्योहार, जिसे हम सबको मनाना चाहिए। एकता के प्रोग्राम अपने आप में बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं। इससे एक राह मिलती है नई नस्लों को कि अगर हमारे बड़ों ने दुनिया से प्यार किया है तो हमें भी प्यार करना चाहिए। तो ये प्यार का एक प्रोग्राम था, ये मोहब्बत की भावनाओं में डूबा हुआ एक प्रोग्राम था और मेरी ईश्वर अल्लाह से यही दुआ है कि ऐसे ही प्रोग्राम होते रहें। उर्दू की मुजाहिद के तौर पर मशहूर मरहूम फौजिया चौधरी की याद में बेंगलुरु में तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में कर्नाटक के मारूफ शुअरा और उदबा ने शिरकत की। इस मौके पर आयना दर आयना किताब का इजरा अमल में आया। आयना दर आयना किताब डॉक्टर फौजिया चौधरी की हयात और खिदमात पर तहरीर करदा मज़ामीन का मजमुआ है। फौजिया चौधरी की दुख्तर फ़ौकिया वाजिद ने इस किताब को तरतीब दिया है। साथ ही उन्होंने अपनी वालिदा की ज़िंदगी पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। डॉक्टर फौजिया चौधरी एक मुनफरिद शख्सियत थी और उनके कारनामों को महफूज करने की एक ज़िम्मेदारी हम पर थी। तो मैंने सोचा कि 1 साल पहले क्यों ना उन पर तहरीर करदा मज़ामीन को जमा किया जाए और एक कंपाइलेशन यानी कि एक किताब की सूरत में निकाला जाए। तो उनके साथ हमने एक किताब की सूरत में आयना दर आयना
जो डॉक्टर फौजिया चौधरी पर तहरीर करदा मज़ामीन की का मजमुआ है उसको हमने निकाला। उस मत ऐसी करना कि जिसके लिए अपनी नौकरी छोड़कर आ जाना बहुत बड़ी बात होती है। ये हर एक का दिल जिगर गुर्दे की बात नहीं है, ये बहुत मजबूती की बात है, बहुत मजबूत इरादों की बात है। तो इसमें हमें पता चलता है कि उनके पास ज़बान से कितना लगाव था, तहज़ीब से कितना लगाव था। फौजिया चौधरी साहिबा ने अपने बजट को बहुत ऊंचे मुकाम तक लेके गए। उधर तमाम रियासत में जो बीमार शोरा थे, उद्बा थे, उनके लिए जो वजीफ़ा जारी किया, उनके बीमारों के शोरा उद्बा के घरों को पहुंचती थी वो। उनकी साहिबजादी ने एक किताब मुरतब की है जिसकी रस्म इजरा अंजाम देनी है, जिसमें मुल्क के बेहतरीन अहले क़लम जो है अपने मज़ामीन से जो है खराज अक़ीदत पेश करे हैं मोहतरमा को, उन सबको यकजा किया गया है। और मेरी एक डिक्शनरी से लिसानी उर्दू उन्हीं के ज़माने में इजरा हुई है, उसमें डायरेक्टर भी आए थे। ख्वाजा साहब का उसी वक्त तबादला हो गया था, उनके सक्सेसर आए थे कौमी कौंसिल का। उर्दू एकेडमी के चेयरमैन की हैसियत से वो 2017 तक जो है 3 साल पीरियड जो है बहुत शानदार रहे। उर्दू एकेडमी के बहुत सारे काम जो है उनकी चेयरमैनशिप में जो है हुए हैं। लेकिन फौजिया चौधरी साहिबा को मरहूम साबिक़ वज़ीर मरहूम कमरुल इस्लाम साहब ने जो मुजाहिद उर्दू का खिताब दिया था, वो यकीनन वो मुजाहिद उर्दू थी और बहुत ही मेहनत के साथ, लगन के साथ उर्दू ज़बान, अपनी मादरी ज़बान की बका और उसकी तरक्की के लिए उन्होंने काम किया था। महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी जल्द ही उदबा, शोरा, सहाफ़ी और असातिज़ा की उर्दू खिदमात के एवज़ साल 2019 और 2020 के लिए अवार्ड से नवाजी जाएगी। अकेडमी के एग्जीक्यूटिव अफसर शोएब हाशमी ने इस बात की जानकारी दी। अवार्ड आप लोग जो दे रहे हैं, ये अवार्ड कौन से हैं, क्या नौइयत के हैं और किन अफराद को दिए जाते हैं, ज़रा इसकी तफसील अगर आप बताएं तो अच्छा होगा। सबसे बड़ा अवार्ड जो उर्दू अकेडमी की जानिब से दिया जाता है वो है मिर्ज़ा ग़रीब अवार्ड, जिसकी रकम 1 लाख रुपए है और ये कौमी सतह पर दिया जाता है। उर्दू अदब की मजमूई खिदमात के पेश नज़र ये अवार्ड दिया जाता है। इसी तरह दूसरा अवार्ड है वली दखनी अवार्ड, जो रियासती सतह पर मजमूई खिदमात जो अंजाम देते हैं उनको दिया जाता है। तीसरा अवार्ड है न्यू टैलेंट अवार्ड, यानी ऐसे उदबा व शोरा जो नौजवान हैं, कम उम्र हैं और बासलाहियत हैं, शायरी कर रहे हैं और नसर लिख रहे हैं, अफसाने लिख रहे हैं, तो ऐसे उदबा की हिम्मत अफजाई करने के लिए न्यू टैलेंट अवार्ड दिया जाता है। साथ ही लेआउट डिज़ाइन एक अवार्ड है, जो मैगज़ीन और अखबारात में जो बेहतरीन लेआउट बनाते हैं उनके लिए लेआउट डिज़ाइन अवार्ड दिया जाता है। इसके अलावा खुसूसी अवार्ड दिए जाते हैं जो ऐसे उर्दू का काम करने वाले जिन्होंने बेलौस खिदमात अंजाम दी हैं उर्दू के फ़रोग़ के लिए, उनके लिए खुसूसी अवार्ड दिए जाते हैं रियासत भर में। साथ ही टीचर्स की हिम्मत अफजाई के लिए तकरीबन 21 अवार्ड टीचर्स के लिए दिए जाते हैं।